सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, फिजिक्स के अंदर विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम या सूत्र दिए गए। जैसे कभी आपने सुना होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अब आप कहोगे गुरु जी ये तो खूब सुना है हमने, E बराबर mc² होता है। ये तो बिल्कुल हमारे जबान पे ही रहता है सूत्र, क्योंकि बहुत ही दुनिया का ताकतवर फॉर्मूला है कि आप द्रव्यमान से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हो इस सूत्र की सहायता से। और यहां पर यह सूत्र बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, E बराबर mc²। ठीक उसी प्रकार से आज हम दो भौतिक राशियां कार्य और ऊष्मा, उनमें क्या संबंध होता है उसके लिए यहां पर एक नियम की बात कर रहे हैं, और वो नियम है जूल का नियम। तो ये जूल का नियम होता क्या है, जूल के नियम के दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं और इसको कब न्यूमेरिकल्स में काम में लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक इस पूरे वीडियो को देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चों की आदत होती है कि वो वीडियो को शुरुआत में देखते हैं फिर नहीं देखते हैं, कतई फायदा नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई को पूर्णता लेने की कोशिश करें। अपूर्ण पढ़ाई आपको हमेशा परेशानी में डालेगी। पढ़ाई को फॉर्मेलिटीज में न लें, इसको आप एंजॉय के रूप में लें और पढ़ाई को संपूर्ण ग्रहण करने की कोशिश करें। अब ये जूल का नियम क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत जोर की ठंड पड़ी, आप कहोगे गुरु जी बहुत जोर की ठंड आई भाई, और ठंड आई तो तापने का साधन भी नहीं है, अपन ने कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे माना। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए, यदि हमारे पास कोई तापने का अलाव नहीं है, तापने का नहीं है, कोई बड़ीता नहीं है बढ़ाने का, और अपने पास कोई कपड़े भी नहीं है पहनने के, और अपन बाहर खड़े हैं और सपोज करो तगड़ी ठंड पड़ रही, तो अपन क्या करते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी हम खड़े खड़े ऐसे करते हैं, ये हाथों को रगड़ते हैं, और जैसे रगड़ते हैं आप कहोगे गुरुजी हमारे हाथ ताते हो जाते हैं। ताता मतलब गर्म हो जाते हैं। तो ये जो आप ऐसे रगड़ रहे हो अर्थात कार्य कर रहे हो, कार्य से क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा। जितना आप रगड़ते जाओगे उतनी होती जाएगी, और उसका नाम क्या है? ऊष्मा। अर्थात कार्य करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप कहोगे और बात, यदि अपन कोई वाहन चल रहा है बहुत तेज, और आगे वाहन चल रहा है, अपनी कार चल रही है, आगे कोई भैंस आ गई, एकदम ब्रेक लगाए और धक, और जैसे ही ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही घर्षण इतना जबरदस्त कार्य होता है कि टायर जो है वो गर्म हो जाते हैं, हाथ नहीं लगा सकते, ताते हो जी है। तो कारण क्या है कि कार्य के कारण क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। आप ये बताइए कि यदि झरना बह रहा है, ये झरना है ऐसे, और झरना बह रहा है, तो बताइए गर्मियों के अंदर कहां पर नहाना चाहिए, ऊपर या नीचे? तो बुजुर्ग जो है अर्थात जो बूढ़े अपने सम्मानीय जो होते हैं, वो एक कहावत कहते हैं कि कभी भी झरना है तो गर्मियों में हमेशा ऊपर नहाना चाहिए और सर्दियों में हमेशा नीचे नहाना चाहिए। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोल गए, गर्मियों में हमेशा ऊपर नहाना चाहिए, सर्दियों में हमेशा नीचे नहाना चाहिए झरने में? तो ये बात मैंने नहीं, ये पहले से बुजुर्गों ने ये बात को कही है कहावतों के रूप में कि जब भी गर्मी आए हमेशा ऊपर नहाओ, और जब भी सर्दी आए तो हमेशा झरने में नीचे नहाओ। आप कहोगे क्यों? आप सोचो, ये जब झरने का पानी ऊपर से नीचे आता है और नीचे आके जमीन से टकराता है, तो टकराते ही ये ऊपर से लेके आया गतिज ऊर्जा, और गति करता हुआ आया, तो गतिज ऊर्जा का मतलब कार्य, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। और जैसे ही ये ऊर्जा जमीन से टकराएगी, इसकी गतिज ऊर्जा, और टकराते ही एकदम ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये पानी गर्म हो जाता है। तो ये पानी में ऊष्मा हुई, क्यों? क्योंकि पानी टकराया, और टकराने से क्या उत्पन्न हो गई? ऊष्मा। तो झरने का नीचे का जो पानी है वो गर्म होता है, और गर्म पानी होने के कारण ये गर्म होता है, और गर्म पानी होने के कारण बताओ हमको सर्दियों में यहां पर नहाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कौन सा पानी अच्छा लगता है नहाने में? सर्दियों में गर्म गर्म पानी अच्छा लगता है। तो जब ठंड पड़े जब यहां पर चल जाओ, और बताओ इसकी तुलना में ये जो पानी झरने का ऊपर का है, ये तो वैसे ही नॉर्मल वहीं पर है, तो ये पानी जो है ये हमेशा इसकी तुलना में ठंडा होता है। इसलिए कभी भी गर्मियों में यदि अपन जाते हैं तो गर्मियों के अंदर अपन को हमेशा ठंडा पानी सुहाता है, और ठंडा पानी कहां पर है? ऊपर। तो इसलिए एक कहावत बनी है, गलत नहीं बोला है उन्होंने, बुजुर्गों की एक एक कहावत बिल्कुल सही है।
इसलिए उन कहावतों का सम्मान किया करो। तो वो कहते हैं कि झरने में हमेशा गर्मियों में ऊपर नहाना चाहिए और सर्दियों में हमेशा नीचे नहाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो टकराते कार्य, और कार्य से क्या होती है उष्मा। जैसे बंदूक की गोली एकदम आपने दीवार में लगाई, टक, बंदूक की गोली एकदम दीवार में लगाई तो गोली गति करती हुई गई, और गति से क्या है वहां पर गतिज ऊर्जा मतलब कार्य, और जैसे ही गोली एकदम दीवार से टकराई तो गतिज ऊर्जा कार्य से उत्पन्न होगी उष्मा। और बंदूक की जो गोली है ना, दीवार से टकराने के बाद में आप हाथ नहीं लगा सकते, ताती हो जाए बहुत जोर की, क्योंकि कार्य के कारण क्या उत्पन्न होती है उष्मा। तो ये जो है कार्य से उष्मा उत्पन्न होती है, और इस बात को सबसे पहले जिसने समझाया था वो समझाया था रमफोर्ड ने। नाम था वैज्ञानिक का रमफोर्ड ने कहा था कि कार्य को हम उष्मा में या उष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। आप कार्य करते हो और कार्य से क्या उत्पन्न होती है उष्मा। ये बात किसने बताई थी? रमफोर्ड ने। उसके बाद में वैज्ञानिक आया, उसका नाम था डेवी। वैज्ञानिक का क्या नाम था? डेवी। उसने बर्फ के 2 टुकड़ों को लिए और धनी बर्फ के टुकड़ों को रगड़ने लग गया। बर्फ के टुकड़ों को लेके रगड़ने लग गया दोनों को, और दोनों को रगड़े ना तो जैसे रगड़े टप 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 टपकने लग गए। वो तो ये बर्फ के दोनों टुकड़ों को रगड़ा तो बर्फ के दोनों टुकड़े भी टपकने लग गए। अर्थात चाहे कितनी भी ठंडी क्यों नहीं हो, चाहे कितनी भी ठंडी वस्तु क्यों नहीं हो, यदि रगड़ोगे ना तो रगड़ने के बाद में उष्मा उत्पन्न होगी, और यहां पर एक बर्फ भी इतनी ठंडी वस्तु होने के बावजूद भी टपकने लग जाती है। इसलिए कहते हैं चाहे कितनी ठंडी क्यों नहीं हो, यदि रगड़ोगे तो रगड़ते ही टपकने लग जाएगी। तो बर्फ टपकने लग गई। अर्थात चाहे कितनी ठंडी वस्तु अपन ले लें, यदि अपन वहां पर कार्य करते हैं तो कार्य से क्या उत्पन्न होती है उष्मा। नॉर्मल बर्फ क्या है, धीरे धीरे पिघलेगी, लेकिन बर्फ के टुकड़ों को यों रगड़ा और उष्मा उत्पन्न हुई तो वहां पर बर्फ तेजी से पिघलने लग गई। ये बात बताई थी डेवी ने। मतलब डेवी ने एक तरह से रमफोर्ड जो है उसकी बात को यहां पर और जोड़ देके एक अपने खुद के एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। जब इतनी बात हो गई तब यहां पर वैज्ञानिक कूद पड़ा मैदान में, और उसका क्या नाम था? जूल। क्योंकि रमफोर्ड ने कहा कि कार्य को उष्मा में बदल सकते हैं। डेवी ने बर्फ के टुकड़े लिए, ये भी एक बर्फ का टुकड़ा था और ये भी एक बर्फ का टुकड़ा था, और बर्फ के टुकड़ों को रगड़ा तो टपकने लग गए। तो अर्थात कितनी भी ठंडी क्यों नहीं हो, रगड़ोगे तो उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होने के कारण बर्फ के टुकड़े जो है यहां पर जल्दी से पिघलने लग गए। ये बात डेवी ने। और जब ये 2 बात आ गई तब यहां पर जूल आया, और जूल ने कहा कि अब मैं देना चाहता हूं। और वैज्ञानिक क्या देते हैं? नियम। तो वैज्ञानिक जो जूल है वो कहता है कि जितना आप करते जाओगे उतनी ही उत्पन्न होती जाएगी, जितना आप कार्य करते जाओगे उतनी ही उष्मा उत्पन्न होती जाएगी। आप धीरे धीरे कार्य करो, धीरे धीरे हाथों को रगड़ो, कम गर्म होगी, जोर से रगड़ो तंतनाट, जैसे तंतनाट रगड़े जोर की उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात किया गया कार्य, जूल का नियम इतना सही है, किया गया कार्य उत्पन्न उष्मा के क्या होता है बोलो? समानुपाती। और कार्य को W से और उष्मा को अपन Q से लिखते हैं। उष्मा को Q के अलावा याद रखना बच्चों, कई किताबों में H भी लिख रखा है, हीट बोलते हैं, और उष्मा को Q भी सिंबल सही होता है। तो याद रखना उष्मा के दोनों ही सिंबल है, Q भी होता है H भी होता है। मैंने यहां पर Q लिया। तो ये किया गया कार्य उत्पन्न उष्मा के क्या होता है? समानुपाती। ऐसा जूल ने बताया। तो जूल का नियम क्या होता है कि किया गया कार्य उत्पन्न उष्मा के समानुपाती होता है। यह कहलाता है जूल का नियम। अब जब जूल से कहा कि इसको खोल तो सही, तूने दे तो दिया लेकिन नियम को खोल, और जूल ने कहा कि खोलूंगा लेकिन खोलते ही जन्म होगा, जब जब इस चिन्ह को खोलूंगा तब तब जन्म होगा, और जन्म हो गया जे का। किसका जन्म हो गया? जे का। और ये हो गया जे क्यू, और जैसे ही जन्म हो गया तो जे बराबर हो गया W/Q। जन्म होने के बाद में नामकरण करना पड़ता है। और अब यहां पर जे के जब नाम आए तो जे तेरे 3 नाम, जे के कितने नाम है? 3। ये जो जे आया यहां पर, उस जे के 3 नाम है। नंबर 1, जे को अपन बोलते हैं जूल नियतांक। जे का पहला नाम क्या है? जूल नियतांक। दूसरा जे का नाम है उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये जे का दूसरा नाम है। यांत्रिक तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक, तुल्य करने वाला अंक। और तीसरा जो नाम है जे का वो है परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक।
परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक। जरा ध्यान देना कि ये नाम तीनों क्यों पड़े और इनकी क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्योंकि सवाल यहां पर बनता है। देखो, जूल नियतांक तो जे को इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जूल ने नियम दिया तो खुद के नियम में कांस्टेंट आया, इसलिए इसको बोलते हैं जूल नियतांक। दूसरी बात आती है कि इसको उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्यों कहते हैं। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक इसलिए कहते हैं बच्चे लालो कि यहां पर आप जानते हो कि कार्य का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि अपन मनुष्य, मशीनें, इन सबको यंत्र बोला है। जैसे मशीनें यंत्र है, ऐसे मनुष्य भी एक यंत्र है। और अपन कुछ भी करते हैं तो अपन कौन सी ऊर्जा खर्च करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो कार्य का सीधे अर्थों में होता है यांत्रिक ऊर्जा। और ये यहां पर मैंने उष्मा लिख दी। क्या कार्य उष्मा के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। उसको बराबर करने के लिए, कार्य को उष्मा के बराबर करने के लिए जे आता है, और जैसे ही जे चिपक जाएगा ना यहां पर, तो बताओ W बराबर जे। अब तो बराबर हो गए दोनों। वैसे ये दोनों बराबर नहीं थे, W और Q बराबर नहीं होते। W और Q को बराबर करने के लिए बताओ कौन आया? जे आया। इसलिए बोलते हैं उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, अर्थात उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य, उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा, कार्य का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा या कार्य के तुल्य करने वाला अंक, तुल्यांक, तुल्य करने वाला अंक, तेरा नाम क्या? तुल्यांक। तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, कि उष्मा को कार्य के तुल्य करने के लिए जे को आना पड़ा, इसलिए जे तेरा नाम पड़ा उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। जूल नियतांक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जूल ने दिया था। लेकिन यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है कि जे को सबसे ज्यादा इसी से जाना जाता है, और वो है परिवर्तन गुणांक या रूपांतरण गुणांक। अब बात यह आती है कि गुरुजी, ये जो जे है, इस जे को परिवर्तन गुणांक या रूपांतरण गुणांक क्यों कहते हैं? जे को परिवर्तन गुणांक या रूपांतरण गुणांक क्यों कहा गया? तो जरा देखो, ये जे वो चीज है, जब एक बार चिपक जाता है ना जे, तो करके ही छोड़ता है। आप कहोगे गुरुजी ये क्या? देखो यहां पर उष्मा बैठी थी, आगे जे चिपक गया, तो बताओ क्या उष्मा को छोड़ेगा? क्या कार्य में बदल देगा उष्मा को? उष्मा के आगे जे चिपक गया, क्या उष्मा को छोड़ेगा? क्या उष्मा को किसमें बदल देगा? कार्य में। तो इस परिवर्तित कर दिया ना बेचारी उष्मा को, जैसे जे चिपक गया उष्मा को कार्य में बदल दिया, और बदलने वाले को क्या बोलते हैं? परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक। ऐसे ही कार्य बैठा था और उसके नीचे चिपक गया, अब पहले तो सामने चिपका और नीचे चिपका, अब बताओ कार्य को छोड़ेगा? कार्य तुझको उष्मा में बदल दे, और हम जानते भी है, देख लो यहां से W अपॉन जे बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो वही तो है W बराबर जे Q, वही तो। उष्मा तेरे आगे चिपक जाए तुझे कार्य बना दे, और कार्य तेरे नीचे जे चिपक जाए तो तुझे क्या बना दे? उष्मा। वो चीज एक ही है, वही जूल का नियम ही है। बचगुणा कर लो तो W बराबर जे Q। लेकिन यहां पर याद रहे कि जे दो काम करता है, या तो उष्मा है उसके आगे चिपक जाएगा तो कार्य में बदल देगा, और यदि कार्य है तेरे नीचे चिपक जाएगा तो कार्य तुझको भी बदल के छोड़ेगा, तुझको किसमें बदल देगा? क्यू में। क्यू का मतलब उष्मा में। इसलिए जे को बोलते हैं परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक, अर्थात उष्मा के साथ लग गया तो भी उष्मा तुझे बदलेगा, और कार्य तेरे साथ लग गया तो भी बदलेगा। उष्मा के आगे चिपकता है और कार्य बदल देता है उष्मा को, इसका पूरा मामला हो गया कार्य के बराबर। और कार्य तेरे नीचे चिपक जी है तो तुझको बढ़ा देता है उष्मा, इसलिए जे को बोलते हैं परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक। तो महत्वपूर्ण है कि जे को किस नाम से अधिक जाना जाता है, ये क्वेश्चन आता है, और याद रखना जे को जाना जाता है परिवर्तन या रूपांतरण गुणांक से। तो जूल का नियम ये आपके आ गया होगा, छोटा सा नियम है, W बराबर जे क्यू, जे बराबर W बटे क्यू, और जे के कितने नाम बता दिए मैंने? 3। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये जो जे है, इस जे का मान कितना होता है? तो मैं आगे यहां पर बता रहा हूं कि जे का मान कितना है। तो यहां पर जे का मान जे बराबर 4.18, ये मान इसका निकला हुआ मान है 4.18। और यहां पर देखो कार्य का मात्रक तो लेते हैं जूल, और उष्मा का व्यवहारिक मात्रक लिया गया है यहां पर कैलोरी। तो जे का मान कभी भी कोई पूछे तो कह देना 4.18 जूल बटे कैलोरी, जिसको लगभग 420 में लगाना बीच में टप्पी, तो इसको लगभग कितना मान लेते हैं? 4.20 जूल बटे कैलोरी।
कैलकुलेशन में ये भी सही है क्योंकि थोड़ा ये जीरो में तब्दील हो गया तो इजी रहता है, इसलिए जे के दोनों मान ही सही माना जाता है। एग्जैक्ट है लेकिन इसको लगभग अपन, ये लगभग का साइन है, ये भी मान सकते हैं। तो ये था जूल का नियम। और जूल के नियम के मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण बता दिए थे। जूल के नियम के उदाहरण एक बार मैं बोल रहा हूं, आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक के अंदर आप वीडियो के साथ साथ आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप कॉपी हमेशा साथ में रखें, कॉपी और पेन। ये हमेशा याद रखें, डिजिटल या ऑनलाइन जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें एक तरीका होता है कि वीडियो जब भी आप देखें, एक बार वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद में सेकंड टाइम आपकी वीडियो की एक बार थीम बन जाएगी, उसके बाद में आप एक कॉपी रखें और कॉपी के अंदर जो भी चीजें बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसको आप राइट डाउन कर लें। हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएगी चीज, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। आप हमेशा के लिए उस चीज में परफेक्ट तैयार हो गए। अब आप अपने आप को साबित करो, परीक्षा में जाओ और वहां पर उन चीजों को आराम से काम में लो और सवालों को, क्वेश्चंस को सही करें। तो यहां पर जूल के नियम के जो उदाहरण मैंने आपको बताए थे, जूल के नियम के उदाहरण, हथेलियों को रगड़ने पर हथेलियों का गर्म होना। जूल के नियम का उदाहरण नंबर पहला मैं बोल रहा हूं, हथेलियों को रगड़ने पर हथेलियों का गर्म होना। ब्रेक लगाने पर वाहन के टायरों का अचानक गर्म होना। बंदूक की गोली को दीवार में दागने पर बंदूक की गोली का गर्म होना। झरना जो होता है उसका पानी जब ऊपर से नीचे आता है और जमीन से टकराता है तो नीचे का जो पानी होता है उसका गर्म होना। अर्थात सभी के अंदर कार्य किसमें तब्दील हो रहा है? उष्मा में। और कार्य को उष्मा में बदलने के लिए इस धनी ने, धनी का नाम है जूल, उसने नियम दिया था, तो टॉपिक का नाम है जूल का नियम। अब बात यहां पर यह आती है, गुरुजी जूल का नियम भी याद हो गया, W बराबर जे क्यू, जे के नाम भी याद हो गए, जे का मान सब कुछ पता चल गया। अब आप कहां इस नियम को काम में लेंगे? तो जहां पर आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स, जहां पर आपको कार्य और उष्मा, कार्य से उष्मा उत्पन्न हो रही है या उष्मा जो है वो कार्य में तब्दील हो रहा है, वहां इस नियम को काम में लेंगे। तो सिंपल बात याद रखो कि जूल का नियम जब कार्य और उष्मा में दिया गया, तो जहां कार्य और उष्मा की बात हो रही है किसी सवाल में, न्यूमेरिकल्स में, कि जहां कार्य करने से उष्मा उत्पन्न हो रही है या उष्मा को कार्य में रूपांतरित या चेंज करना है, वहां इस नियम को काम में लेंगे। और बदलना कैसे है? उष्मा यदि आपके पास है और उष्मा को यदि आपको कार्य में बदलना है तो उष्मा को किससे गुणा कर देना? जे से, वो कार्य में बदल जाएगा। और यदि सवाल में आपको कार्य दे रखा है उसको उष्मा में बदलना है तो जे, कार्य में जे का क्या दे देना? भाग। अर्थात उष्मा को जे से गुणा करने पर कार्य और कार्य के नीचे जे का भाग देने पर क्या आ जाती है? उष्मा। तो आप आसानी से उष्मा को कभी भी कार्य में बदलना है तो उष्मा को जे से गुणा करना है और कार्य को जे में, यदि आपको कार्य को यदि उष्मा में बदलना है तो कार्य में जे का क्या देते हैं? भाग। तो ये है आपका जूल का नियम। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा इसको आपने ढंग से भली बात ही समझ लिया होगा। आगे फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।